मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसको देखिए और पहचानिए। बहुत ही सरल है उसको पहचानना, आप रोज ही देखते हैं। निश्चित रूप से आप पहचान गए होंगे। क्या है ये? चूड़ी। क्या है? चूड़ी है। हाँ, ये भी चूड़ियां हैं कांच की। तो आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे उसमें इनका जिक्र आया है, लेकिन केवल कांच की चूड़ियों का नहीं, लाख की चूड़ियों का। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है लाख की चूड़ियां। मैं लिख दे रहा हूं पाठ का नाम, लाख की चूड़ियां। इसके रचनाकार या लेखक कौन है? कामता नाथ। कामता नाथ। कामता नाथ जी ने इस पाठ के माध्यम से यह बताया है कि किस तरीके से आधुनिक युग में मशीनों के प्रभाव के कारण, जो मशीनी युग के कारण, यानी निरंतर दैनंदिन में जो मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, हर चीज का मशीनीकरण होता जा रहा है, उससे छोटे कामगारों पर जो हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं उनके कार्यों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा और उसके कारण क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हुई, हम इस पाठ में जानेंगे कि किस तरीके से मशीनी युग के कारण, मशीनों के प्रभाव के कारण कई हस्तशिल्पकार या तो नष्ट हो गए या फिर वो बाध्य हो गए अपने पैतृक कार्य को छोड़कर, अपने पैतृक पेशे को छोड़कर दूसरा कार्य अपनाने के लिए। हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर अग्रसर है। लेखक उसी को बचाने के लिए इस पाठ में हमें यह संदेश देते हैं कि मशीनों के कारण जिस तरीके से हस्तशिल्प का, कुटीर उद्योग का नाश हो रहा है, उसे भी हमें बचाने की जरूरत है। तो आइए हम लोग इस पाठ को शुरू करें। तो हमारा पहला शब्द है, शीर्षक में ही देखिए क्या लिखा हुआ है, लाख की चूड़ियां। चूड़ियां किस चीज की है? लाख की। तो लाख की चूड़ियां महिलाओं को बहुत अच्छी लगती थी और बहुत ही आकर्षक लगती थी। तो लाख का उद्योग फल फूल रहा था और लाख की चूड़ियां बनाई जा रही थी। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि लाख शब्द क्या है। ऐसे तो लाख का हम लोग प्रयोग गिनती में करते हैं, 1 लाख, 2 लाख वगैरह, लेकिन यहाँ लाख का तो गिनती नहीं है। यहाँ पर लाख का अर्थ है लाह, जिसे हम लोग लाह कहते हैं। यह एक प्रकार का कीटों से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। चूंकि यह लाह के कीटों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे लाख कहते हैं या लाह कहते हैं। और लाखों कीटों के द्वारा यह प्राप्त होता है, इसलिए इसे संभवतः लाह का नाम दिया गया या लाख का नाम दिया गया, क्योंकि यह छोटे 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 कीटों से प्राप्त होता है। और इसका हम लोगों ने जिक्र कहाँ सुना है? याद करिए, आपने अवश्य इसका जिक्र सुना है। जब याद करिए, जब आप लोग 7वीं कक्षा में थे, जब आप लोग 7वीं कक्षा में थे, तब बाल महाभारत में इसका जिक्र आया था। याद है? तो वारणावृत में पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने जो षड्यंत्र किया था, उसमें एक गृह बनाया गया था, लाक्षा गृह, जिसमें पांडवों को मारना था।
तो हम लोगों ने उस समय जाना था कि लाह क्या होता है, किस तरह से प्राप्त होता है और किस तरीके से दुर्योधन ने उसका प्रयोग करके पांडवों को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया था। हमारे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में यह पाठ है लाह की चूड़ियां। लाह की चूड़ियां जो दूसरा अध्याय है। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ते हुए ही समझते चलेंगे। पाठ को मैं सस्वर पढ़ूंगा और पढ़कर आप लोगों को समझाने की चेष्टा करूंगा। तो शीर्षक हमारा है लाह की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक कह रहे हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। कहाँ? उनके मामा के गांव के, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाह की गोलियां बनाकर देता था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्या है, गोली। लेकिन यह लाह की गोली नहीं है, यह कांच की गोली है। याद करिए, आपने इसके बारे में पढ़ा है, याद आया? बिल्कुल सही, 7वीं कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कंचा, जिसमें अप्पू को ये गोलियां बहुत आकर्षित करती थी। तो हम लोग लेखक को कौन सी गोलियां आकर्षित कर रही हैं? लाह की गोलियां। जब वह मामा के गांव जाता था तो उसका एक ही चाव रहता था, एक ही अभिलाषा रहती थी, क्या? कि बदलू उसे सुंदर सुंदर लाह की गोलियां बनाकर देगा। और जब वो लौटता था तो उसके पास ढेर सारी लाह की गोलियां होती थी, रंग बिरंगी। तो सोचिए, बचपन में हर किसी को बड़ी ही आकर्षित करती हैं सुंदर सुंदर गोलियां, उससे खेलना बड़ा अच्छा लगता है। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरे पास रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं उसे बदलू मामा ना कहकर क्या कहता था? बदलू काका। क्यों? क्योंकि गांव के जो बाकी बच्चे थे वह बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू काका ही कहते हैं। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, ऊंचाई पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। आप लोग देखिएगा, घर के आसपास कोई पेड़ होता है तो लोग वहां पर मिट्टी वगैरह डालकर ऊंचा करके चबूतरे तरह का बना देते हैं। तो यहाँ भी क्या किया था? बदलू ने एक चबूतरा बना हुआ था, सहन, जिसके नीचे वह बैठकर, वहीं पर नीम का पेड़ था तो उसके नीचे बैठकर वह अपना काम करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट, अब चौखट मतलब हम लोग जानते हैं, नीचे दरवाजे के नीचे जो हिस्सा होता है उसे हम लोग चौखट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लकड़ी का चौखट का मतलब है लकड़ी का चौकोर पट्टा या चौकोर लकड़ी। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनानुमा, बेलन आप लोग जानते ही हैं, तो बेलनानुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। मुंगेरियों का अर्थ होता है मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जब वह उन चूड़ियों को बना लेता तो अब एक रंग की या कांच का जो लाख का जो रंग होता है वो एक रंग का तो लोग पसंद नहीं करेंगे,
उन्हें तरह तरह के रंग करके वह और उन्हें आकर्षक बनाता था। बदलू यह काम सदा एक मचिए पर बैठकर किया करता था। आप लोग जानते हैं मचिया क्या होता है? छोटा सा बैठने का एक चौकी होता है जो सूतली की बनी होती है, हमारे घरों में पाई जाती है। अभी हम लोग थोड़ा आधुनिक हो गए हैं, हम लोग उसी की तो बात कर रहे हैं कि मशीनी युग के कारण हम लोगों ने इन सब चीज़ों का आज प्रयोग धीरे धीरे बंद कर दिया है। मुझे याद है बचपन में बहुत सारे ये हस्तशिल्पकार कंधे पर रखकर मछिया बेचने आते थे और तरह तरह के हस्तशिल्प की चीज़ें बेचने आते थे, लेकिन आज वे लोग भी नहीं दिखते। बहुत ही माने मुश्किल से वो दिखाई देते हैं। कभी मैंने तो अभी देखना भी उन्हें बंद कर दिया है। जब मेरे माता पिता बैठने के लिए मछिया खरीदते थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस पर बैठकर। तो मुझे याद है वो दिन जब मैं मछिए पे बैठता था। आज तो हमारे घरों में प्लास्टिक की कुर्सियाँ और तरह तरह के सोफा वगैरह आ गए हैं जो मशीनों के द्वारा बने होते हैं। तो सूतली की बनी होती है जो छोटी सी खाट होती है, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता, यानी लेखक वहां उसके पास जाकर बैठ जाता। वह मुझे लला कहा करता, प्यार से क्या कहता था? लल्ला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता, मानो वह बेलन न होकर किसी नौवधू की कलाई हो। अपने काम के प्रति वह बड़ा ही सजग था। उसे जरा भी खोट अपने काम में बर्दाश्त नहीं था। इसलिए चूड़ियां बनने के बाद वह उस बेलन पर चूड़ियों को लगाकर ध्यान से देखता था कि चूड़ियां ठीक ठाक बनी है या नहीं, वो ठीक ठाक लग रही हैं या नहीं, जैसे किसी नौवधू की कलाई पर वो लगी हो। बदलू मनिहार था, यानी उसका पेशा क्या था? चूड़ियां बनाना और बेचना। तो उसका चूड़ियां बनाने का पेशा था, पैतृक पेशा। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी वो इतनी सुंदर चूड़ियां बनाता था कि उसके खरीदार भी बहुत ज्यादा थे। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत ज्यादा थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता ना था, यानी जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, पैसे से चीजें खरीदते हैं, लेकिन वह उन्हें पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। अब वस्तु विनिमय एक शब्द आपके लिए आया क्या? विनिमय। हमारे पास एक शब्द आया, वस्तु विनिमय। अब हम लोग जान लेते हैं कि वस्तु विनिमय क्या होता है। तो वस्तु विनिमय का अर्थ होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदना। मान लीजिए मुझे इसकी जरूरत है और किसी के पास कोई ये नहीं है, पैसा नहीं है, तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देकर खरीद सकता है। तो पहले ये प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था बचपन में, तो मेरी दादी मुझे पैसे नहीं देती थी। कहती थी कि पैसे से बच्चे बिगड़ जाते हैं, आलतू फालतू चीजें खरीदते हैं, आलतू फालतू चीजें खाते हैं। तो अब क्या किया जाए, बच्चा तो बच्चा है, वह तो कुछ ना कुछ तो खाना ही चाहेगा।
उसे बहुत सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं। तो मेरा भी तो मन करेगा ना कुछ खाने के लिए। तो मेरे दोस्त अगर कुछ खाएंगे और मुझे ना मिले तो मुझे तो तकलीफ होगी ही। और मेरे दोस्त चिढ़ा चिढ़ा कर, अगर आपके पास ना हो तो वो दिखा दिखा कर, ललचा ललचा कर आपको खाएंगे। तो जब गांव में आइसक्रीम वाला आता था तो पैसे तो है नहीं, तो खाएंगे कैसे भाई? तो दोस्त तो खा रहे हैं, वो भी किसी दूसरे तरीके से खरीद कर खा रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से खा रहे हैं। तो क्या करते थे हम लोग, दादी के पास जाते थे। वो तो पैसे तो देने से रही, क्योंकि पैसे उनसे निकालना टेढ़ी खीर है। वो एक कहावत है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो उनसे पैसे नहीं निकलवा सकते थे, बाकी आप कुछ भी खा लीजिए। तो क्या करती थी, थोड़ा सा अनाज, क्योंकि हम लोग कृषक परिवार के हैं तो हमारे घर में तो अनाज होता ही है और ज़्यादा मात्रा में होता है। तो दादी क्या करती थी, उसमें से थोड़ा सा पाव भर अनाज निकाल के दे देती थी, ये ले जाओ और देकर आइसक्रीम ले लो। तो हम लोग क्या करते थे, वो थोड़ा सा अनाज ले जाकर उस आइसक्रीम वाले को दे देते थे और वह उसके बदले में हमें आइसक्रीम दे देता था। केवल आइसक्रीम ही नहीं, हम लोग आइसक्रीम, ककड़ी, लट्ठो, जो भी चीज़ें आती थी और खाने का मन करता था तो हम लोग क्या करते थे, मैं दादी के पास जाता था, मम्मी के पास जाता था और थोड़ा सा अनाज लेता था और उस व्यक्ति को दे देता था और फिर उससे मनचाही चीज ले लेता था। तो यह तरीका क्या हुआ, वस्तु विनिमय का, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना। इस पाठ के द्वारा आप लोग मेरे बचपन की बातें भी जान गए। तो कोई बात नहीं, है तो अच्छी बात है। बचपन होता ही इतना सुंदर है कि उसकी यादें बड़े होने पर ही हमें सताती हैं और व्यक्ति चाहता है काश मैं फिर से बच्चा हो जाता, लेकिन वो संभव नहीं है। तो तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, यानी झगड़ालू वह प्रवृत्ति का नहीं था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था, यानी उस समय वह जिद्दी हो जाता था। क्यों, उसका कारण वह अभी बताएगा। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी यही वह अवसर है जब वह सारी चीजों की कसर पूरी कर ले। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। वो होता है ना, एक बार व्यक्ति जिद पकड़ ले तो फिर उसे मनाना सहज नहीं हो। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए जो मिलते थे सो अलग ही मिलते थे। यानी वह सारी कसर कब पूरी करता था, विवाह के समय। यानी अगर किसी का विवाह हो रहा हो तो जो सुहाग का जोड़ा है जब वह बनाता था तो सारी कसर पूरी कर लेता था। आज हम लोग इस पाठ में इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में बाकी का अंश पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।